हेलो स्टूडेंट्स, इस एजुकेशनल मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 9 के सोशल साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और वो है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। इस मास्टर क्लास को हमने इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिज़ाइन किया है ना कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे। तो अपनी नोटबुक्स रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, आखिर लोग वोट करते ही क्यों हैं? लोकतंत्र को जनता की सरकार क्यों कहा जाता है? और क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि इंडिया और अमेरिका जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश बिल्कुल अलग-अलग सिस्टम्स क्यों फॉलो करते हैं? आज के इस सेशन में हम इन्हीं सवालों के एकदम सटीक जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे लोकतंत्र के अर्थ से, फिर देखेंगे इसकी विशेषताएं, भारत में इसकी जड़ें, इसके सामने आने वाली चुनौतियां और लास्ट में लोकतांत्रिक प्रणालियों के प्रकार। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमारी लर्निंग को बहुत आसान बना देगी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, लोकतंत्र का अर्थ। किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उसकी नींव मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में यानी इंग्लिश में कहें तो डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल या जनता का शासन। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां देश की सरकार को खुद देश के नागरिक चुनते हैं। अब अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आम चुनाव में हम सब वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और सबसे बड़ी बात, लोगों के पास न सिर्फ लीडर्स को चुनने की पावर होती है, बल्कि अगर वो लीडर्स अच्छा काम ना करें तो उन्हें हटाने की पावर भी जनता के ही पास होती है। और इसी पावर को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है इस फेमस कोट में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। एग्जाम्स के नजरिए से बता रहा हूं, ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो लोकतंत्र का बेसिक मतलब तो हमें समझ आ गया। अब यहां आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विक क्विज है। जरा सोचिए, वो कौन सी मुख्य बातें या पिलर्स हैं जो एक सच्चे लोकतंत्र को सक्सेसफुली चलाते हैं? क्या सिर्फ चुनाव वाले दिन वोट दे देना ही काफी है, या इसके पीछे कुछ और भी जरूरी फैक्टर्स होते हैं? और यही सवाल हमें ले जाता है सिलेबस के अगले टॉपिक पर। 2. लोकतंत्र की विशेषताएं। कोई भी सिस्टम तभी असली लोकतंत्र कहलाएगा जब वो कुछ खास पिलर्स पर खड़ा हो। यहां हम पहली 3 विशेषताओं को देख रहे हैं। नंबर 1 है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसका मतलब है कि देश के हर एडल्ट सिटीजन को बिना किसी डर या प्रेशर के वोट देने का पूरा अधिकार है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज। देखिए, कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई आम नागरिक हो या देश का कोई बहुत बड़ा लीडर। संविधान के रूल्स सबको फॉलो करने ही पड़ेंगे। और तीसरा, फंडामेंटल राइट्स। एक सच्चे लोकतंत्र में लोगों को बोलने की आज़ादी, अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी और क्वालिटी जैसे बेसिक राइट्स की गारंटी होती है। चलिए बाकी के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स भी डिकोड करते हैं। लोकतंत्र में सरकार तो मेजॉरिटी यानी बहुमत से बनती है, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि माइनॉरिटीज को इग्नोर कर दिया जाए। उनके अधिकारों को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। सरकार जो भी फैसले ले रही है ना, उसके लिए वो जनता को जवाबदेह है। मीडिया और ऑपोजिशन सरकार से डंके की चोट पर सवाल पूछ सकते हैं। और फाइनली, सिटीजन पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन वाले दिन तक लिमिटेड नहीं होती। इसमें वोटिंग, डिबेट्स और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के जरिए नागरिकों का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को समराइज करें तो ये 6 विशेषताएं मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट सरकार बनाती हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे क्लास में मॉनिटर का चुनाव होता है, सब स्टूडेंट्स वोट देते हैं, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है और मॉनिटर को पूरी क्लास की भलाई के लिए काम करना पड़ता है। ठीक उसी तरह ये 6 पिलर्स एक पूरे देश को चलाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर। 3. भारत में लोकतंत्र की जड़ें। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अक्सर लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी वेस्टर्न कंट्रीज से आई है, लेकिन असल में इंडिया में इसकी रूट्स बहुत बहुत पुरानी हैं। इंडिया की ये हिस्टोरिकल जर्नी लिटरली कमाल की है। एंशिएंट टाइम्स में हमारे यहाँ गण संघ हुआ करते थे। ये प्राचीन रिपब्लिक्स थे जहाँ बड़े बड़े फैसले पब्लिक डिस्कशन करके लिए जाते थे। फिर आई हमारी ट्रेडिशनल ग्राम पंचायत प्रणाली, जहाँ गांव के लोग एक साथ बैठकर सामूहिक निर्णय लेते थे। और मॉडर्न एरा में हमारे फ्रीडम फाइटर्स के एक लंबे और कड़े संघर्ष के बाद हमें हमारा महान संविधान मिला। इसी संविधान ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की शुरुआत की, यानी बिना किसी भेदभाव के हर एडल्ट को वोट देने का हक। सेक्शन 4, लोकतंत्र के सामने चुनौतियां। तो भारत का ये डेमोक्रेटिक इतिहास नो डाउट बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा।
कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। तो आइए अनबायस तरीके से देखते हैं कि आज हमारा सिस्टम के सामने क्या बड़ी अड़चनें हैं। आज के टाइम में मुख्य रूप से ये 6 बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। करप्शन और पॉवर्टी तो डेमोक्रेसी की नींव को ही कमजोर कर देते हैं। इलिटरेसी यानी निरक्षरता के कारण कई लोग अपने असली अधिकारों को समझ ही नहीं पाते। इसके अलावा कम्युनलिज्म और कास्टिज्म जैसे मुद्दे समाज को बांटने का काम करते हैं। और हाँ, आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया वाले जमाने में फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा खतरा बन गई हैं, जो सीधे इलेक्शंस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। और इसके साथ ही लोगों में लो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी एक बड़ा हर्डल है। माना कि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन भी तो होता है, और वो सल्यूशन है एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। जब लोग पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को पहचानना सीखते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ वोट डालते हैं ना, तब जाकर डेमोक्रेसी असल में मजबूत होती है। सिस्टम की असली ताकत उसके नागरिक ही तो हैं। 5वां, लोकतांत्रिक प्रणालियों के प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मास्टर क्लास के लास्ट हिस्से में हम ये जानेंगे कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी बस एक ही जैसी नहीं होती, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इस टेबल से इन दोनों प्रणालियों को समझना बहुत आसान है। एक तरफ है इंडिया और कनाडा का पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली। यहाँ गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं और एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से संसद पर डिपेंड करती है। मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार उसी वक्त गिर सकती है। दूसरी तरफ है अमेरिका और रूस जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षीय प्रणाली। यहाँ प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा होते हैं और पावर्स बिल्कुल सेपरेटेड होती हैं। इसमें प्रेसिडेंट का टेन्योर एकदम फिक्स होता है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प हाइब्रिड मॉडल भी है जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। वो है फ्रांस का सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ देश का शासन चलाने के लिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मौजूद होते हैं। ये अलग अलग डेमोक्रेटिक मॉडल्स हमें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देते हैं। तो इस पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है? आज हमने सच में बहुत कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक हाई एनर्जी क्विक रिकैप करते हैं। हमने लोकतंत्र के अर्थ को डिकोड किया, जहां पावर जनता के पास है। हमने उन 6 स्ट्रॉन्ग पिलर्स को देखा जो डेमोक्रेसी को खड़ा रखते हैं। हमने एंशिएंट रिपब्लिक से लेकर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन तक की जर्नी ट्रेस की। फिर हमने आज की चुनौतियों पर बात की और लास्ट में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के बीच का डिफरेंस समझा। और इसी के साथ हम इस मास्टर क्लास के एंड पर आ गए हैं। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, लोकतंत्र तब सबसे अच्छा काम करता है जब नागरिक जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार होते हैं। आज के छात्र कल के मतदाता हैं। आप स्टूडेंट्स ही इस देश का फ्यूचर हैं। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको कुछ भी नया और इम्पैक्टफुल सीखने को मिला तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन हाँ, जाने से पहले आप लोगों के लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल। जैसे जैसे एआई और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, क्या फ्यूचर में हमारे वोट देने का तरीका और पूरी डेमोक्रेसी का रूप पूरी तरह से बदल जाएगा? सोचते रहिएगा।